तो आज हम देखने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत सारे माइक्रोब्स जो है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर काम आते हैं। उन्हीं से संबंधित एक मोटा मोटा आइडिया आज हमें हो जाएगा इसका। तो इनको कुछ कैटेगरीज में बांटा है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। जो घरेलू उत्पादों में हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो घरों में जो हम फर्मेंटेड फूड्स इस्तेमाल करते हैं, जहां पर कुछ मात्रा में माइक्रोब्स डाल के उनमें फर्मेंटेशन किया जाता है, तो जिसमें सबसे पहला जो उपयोग है वो लैक्टोबैसिलस स्पीसीज का है। जो दही वाले बैक्टीरिया हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। ठीक है। तो वो जो दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज है, उससे क्या बनाते हैं? वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं। और लैक्टिक एसिड बनाने से पूरा का पूरा दही का जो दूध का जो प्रोटीन है वो क्लम्पिंग हो जाता है, उसमें खट्टापन आ जाता है। तो कर्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो कोगुलेशन ऑफ कैसीन प्रोटीन होता है एक्चुअल में दही का बनता है। ठीक है। अब जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, वैसे दही बनाने में तो उसका उतना ही उपयोग है, लेकिन अगर हम इसका इसको कंज्यूम करते हैं, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे गट में जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहां जाने के बाद वो क्या करता है? इम्प्रूव्स प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की क्षमता को बढ़ाता है। सिंथेसाइजेस विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 को बढ़ाता है। दूसरा, पीएच को कम करता है, जिससे पैथोजन का अटैक्स कम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। इनके यूजेस किस किस में? कर्ड में, बटर मिल्क में, इडली डोसा चीज, ये सब भी बनाते हैं आप। तो इन सब में आप क्या है, दही के साथ आटे को गूंदना पसंद करते हैं ना? तो यही है। स्टार्टर कल्चर इन डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री के अंदर लगभग इसी पे ही डिपेंड है। जैसे दही बनाया जाता है, फिर आप उसको घी को अलग करते हो, वो सारा सिस्टम इसी पे चलता है। ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। सेकंड जो हम इस्तेमाल करते हैं, यीस्ट, सैकेरोमाइसिस सिरेवेसी। ठीक है। अब अच्छा, इसका जो उपयोग है, ये बेसिकली शुगर को फर्मेंट करता है, जिससे CO2 और इथेनॉल बनते हैं। डव लिविंग लेवनिंग, जो ब्रेड बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि जो आटा गूंदा जाता है, तो उसमें क्या है, सॉफ्टनेस जो आती है वो इसी की वजह से आती है। फ्लेवर भी आती है। फ्लेवर मतलब इसका एक विशिष्ट स्वाद, और उसमें अरोमा, एक विशिष्ट गंध भी आती है। बेकिंग एंड ब्रेविंग इंडस्ट्रीज। बेकिंग इंडस्ट्रीज में खूब काम आता है यीस्ट जो है। एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में, बियर और वाइन बनाने में, जिसको हम आगे डिटेल से देखने वाले हैं। फिर अदर फर्मेंटेड फूड्स के अंदर क्या होता है? स्विस चीज। चीज बनाने के अंदर जी, जो बैक्टीरिया काम में आता है, प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानाई, ये उसकी स्पीसीज है। इसमें CO2 के बबल्स बन जाते हैं, उसकी वजह से उसमें कैरेक्टरिस्टिक होल्स और उसमें स्पंजीनेस आ जाती है। ठीक है। ब्लू चीज आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद सोया सॉस है। इसमें एस्परजिलस ओराइजी काम में आते हैं। बाकी फर्मेंटेड फिश, पिकल्स। अच्छा, जो पिकल्स है, अचार जो डाला जाता है, हम लोग क्या करते हैं कि उसको डाल के और बंद करके छोड़ देते हैं, तो उसमें मिक्स्ड माइक्रोब्स होते हैं। वो माइक्रोब्स जो है उसको उसका हल्का फुल्का फर्मेंटेशन कर देते हैं, तो वो मतलब उसका एक टेस्ट बन जाता है, उसी को हम अचार बोलते हैं। ठीक है। बिना फर्मेंटेशन, क्योंकि देखिए अचार अगर सीधा ही डालते ही बनता है तो फिर उसमें फर्मेंटेशन होता नहीं है, 3 4 5 7 दिन छोड़ते हैं, जिससे फर्मेंटेशन होता है ढंग से। अच्छा, अब देखते हैं बेवरेजेस के अंदर। बेवरेजेस के अंदर जो पेय पदार्थ बनाए जाते हैं माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके, उसमें जो बेसिक प्रोसेस है, कोई भी रॉ मटेरियल होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, और उसमें हम क्या डालते हैं? कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं जो कि उसमें फर्मेंटेशन करता है, जो कि इथेनॉल और CO2 बनाता है। ठीक है। अब इसके अलग अलग ग्रेड्स हैं। हम कैसा बेसिक जो ले रहे हैं उसके बेस पे है। वाइन है, वो किससे बनती है? ग्रेप्स से। ठीक है। अंगूर से बनती है। फंगल एंजाइम उसकी स्किन को ब्रेक कर देता है, शुगर रिच जूस बन जाता है, यीस्ट फर्मेंटेशन होता है, और इसको डिस्टिल ना किए ही यूज किया जाता है। फिर है बियर। बियर में माल्टेड बार्ले है। ठीक है।
और उसके ऊपर फर्मेंटेशन होता है, वही प्रोसेस है सेम। इसके बाद डिस्टिल्ड ड्रिंक्स है। डिस्टिल्ड ड्रिंक्स क्या होते हैं? उसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है जिससे कि हम अल्कोहल को बहुत ज्यादा प्यूरिफाइड स्टेज के अंदर लेते हैं। तो वहां पर देखिए, जैसे रम है, मोलेसेस है, विस्की है, ग्रेन से बनती है, ब्रांडी फ्रूट से बनती है, जिन जो है जूनिपर बेरीज से बनती है। तो इनमें थोड़ा अल्कोहल का कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वो उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम इकट्ठा करते हैं। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में देखिए, इसमें मेडिसिन भी आ गई साथ में। पहला है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे सबसे पहला जो एग्जांपल आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, ठीक है। इन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। पेनिसिलियम नोटेटम नाम की जो स्पीसीज है फंगस की, उन्होंने ये पाया था कि जहां पेनिसिलियम ग्रो कर रहा है उसके आसपास बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब वो बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त होता है। क्लोरेमफेनिकोल है, वो भी स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त होता है, स्पीसीज डिफरेंट है। टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन, ये सारे के सारे स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त होते हैं। जब भी जुकाम होता है, आज भी इरिथ्रोमाइसिन लेने का है, ठीक है। उसका एक संशोधित रूप आ गया है एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स डेवलप करती रहती हैं कंपनीज। ऑर्गेनिक एसिड्स इंडस्ट्रीज में सेकंड जो है, पहला तो आपने एंटीबायोटिक देख लिया, वो मेडिसिनल पर्पस का है। ऑर्गेनिक एसिड्स, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये प्रोड्यूस करते हैं। तो सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? एस्परजिलस नाइजर, ठीक है। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, और लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस स्पीशीज, ये इस्तेमाल की जाती है इंडस्ट्रीज के द्वारा ये बनाने के लिए। कॉमर्शियल एंजाइम्स हैं, कुछ एंजाइम्स भी काम आते हैं, जैसे पैक्टिनेजेस हैं, लाइपेजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं, सेलुलेजेस हैं, एमाइलेजेस और रेनिन है। ये इंडस्ट्रीज में एंजाइम बनाए जाते हैं जो कि अलग अलग जगह काम में आते हैं। जैसे जूस क्लैरिफिकेशन, जो बाजार से हम जूस लेते हैं वो बड़ा साफ होता है। आप मिक्सर ग्राइंडर में बनाएंगे जूस तो वो धुंधला दिखता है, जबकि बाजार वाला क्लियर दिखता है, क्योंकि जो सेलुलोज के जो पार्टिकल्स अंदर होते हैं ना, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं सेलुलोज और पैक्टिन्स के, पैक्टिनेजेस और सेलुलोजेस डाले जाते हैं, जिससे कि क्या है कि वो क्लियर हो जाता है, वो डिग्रेड होकर के नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। लाइपेजेस हैं, वो डिटर्जेंट इंडस्ट्री में काम में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्दी के टाइम में, जैसे जो मैल जम जाता है, तो उसमें चिकनापन ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें लिपिड्स हैं। तो लिपिड को तोड़ने के लिए डिटर्जेंट में क्या डाल दिया? लाइपेज एंजाइम डाल दिया, जिससे कि वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है, तो कपड़ों से मैल जल्दी साफ हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एमाइलेजेस हैं, वो कन्फेक्शनरी में काम में आते हैं। रेनिन वगैरह चीज मेकिंग में काम में आते हैं, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं दिए। अदर इंडस्ट्रियल यूजेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो यीस्ट एंड स्पाइरुलिना है, सिंगल सेल प्रोटीन है। जो अंतरिक्ष यात्री अ, जो अपना भोजन लेकर के जाते हैं, तो उसमें स्पाइरुलिना प्रोटीन काफी मात्रा में होता है, ठीक है। तो ये अदर इंडस्ट्रियल यूजेस हैं। इसके अलावा कुछ एक और भी एग्जांपल दिए हुए हैं। क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम जो है, वो एसीटोन ब्यूटेनॉल प्रोडक्शन में काम में आते हैं। एस्परजिलस जो है वो सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम की जो फंगस है, वो जिब्रेलिन हार्मोन बनाने के काम में आते हैं, जो कि प्लांट के अंदर जो एग्रीकल्चर में काफी उसका एप्लीकेशन है। लैक्टोबैसिलस जो है फूड प्रिजर्वेशन के अंदर या फूड प्रोसेसिंग के अंदर काफी काम में आता है। अब अगर हम बात करें फर्मेंटर्स, तो ये थोड़ा सा बताया हुआ है कि लार्ज स्टील वेसल्स, अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे हम कोई भी करते हैं, चाहे एंटीबायोटिक बनाए चाहे कोई भी प्रोडक्ट बनाए, अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे करना है तो काफी बड़े स्तर पे करना होगा। तो उसमें क्या होता है, लार्ज स्टील वेसल्स होती हैं, स्टेराइल टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, उसके अंदर एजिटेटर्स होते हैं जो कि उसको हिलाते हैं। और भी किस में काम में आते हैं? एंटीबायोटिक बनाने में, एसिड बनाने में, एंजाइम बनाने में, ये सब इसमें ये क्या फर्मेंटर्स में चलता है। जो हमने ऊपर जितने प्रोडक्ट देखे ना इंडस्ट्री लेवल पे, वो सारे के सारे किस में काम चलते हैं? फर्मेंटर्स में चलते हैं। अब एक देखिए सीवेज ट्रीटमेंट जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एक डायग्राम मैंने शायद बनवाया था ना उस समय, ये आपकी बुक में भी दिया होगा। उस डायग्राम के साथ ही इसको मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे दो तीन उसके अंदर है, स्टेप्स है। प्राइमरी ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है,
और फिर टर्शरी कह दीजिए या एनेरोबिक ट्रीटमेंट है। तीन भागों में होता है बेसिकली, आप ये मान के चलिए। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें पहला तो फिजिकल ट्रीटमेंट है, उससे जो फिजिकल इम्प्यूरिटीज है उसको बाहर निकालना। सेकंड है सेकेंडरी, वो एरोबिक है। और थर्ड जो है वो एनेरोबिक है। उसके बाद ऑलमोस्ट जो सीवेज है उसे नदी नालों में छोड़ने योग्य या खेतों में लगाने योग्य वो हो जाता है। तो सबसे पहले जो है प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है उसमें स्क्रीनिंग होती है, यानी उसमें से जो कचरा है, मोटा कचरा, पॉलीथीन्स हैं या बोटल्स हैं और कैंस हैं, ये सब, उससे कोई लकड़ी है, ये सब निकाल लिए जाते हैं। फिर जो ग्रिट चैम्बर है उसमें जो एक तरीके से ग्रिट वगैरह, ये बड़े पत्थर वगैरह ये निकाल लिए जाते हैं सेडिमेंटेशन के अंदर। उसमें से जो नीचे बैठने वाली इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाती हैं। उसके बाद जो प्राइमरी स्लज प्लस सुपरनेटेंट, इसको डाल देते हैं हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर। वहां एरिएशन टैंक है, वहां पर फ्लोक्स बनते हैं, बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स दोनों मिलकर के फ्लोक्स बनाए जाते हैं। तो मतलब एक तरीके से जालीनुमा बन जाता है उस टैंक के अंदर ना, पूरा जाल सा फैला होता है, उसी के अंदर वो सीवेज भरा होता है। तो उसमें से जो एरोबिकली डाइजेस्ट होने वाले जितने भी मटेरियल है वो वहां डाइजेस्ट हो जाते हैं। और डाइजेस्ट होने के बाद जो ऐसा जब हो जाता है तो उसके बाद जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो कम हो जाती है उसकी। फिर उसको सेटलिंग टैंक में भेजते हैं जिससे सेटल हो जाता है। जो डाइजेस्ट हुआ हुआ मटेरियल है वो नीचे बैठ जाता है, तो सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं। और वहीं से ही जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको वापस, जो स्लज वाला जो सेटलिंग टैंक से पहले वाला है उसमें वापस इनोकुलम के लिए, यानी वापस वहां पे काम में आ जाए, उसको भेज देते हैं। अब जो स्लज है उसको क्या कर देते हैं कि उसमें से कुछ भाग जो है वो तो एरिएशन टैंक में भेजा जाता है, बाकी जो बचा हुआ है उसको एनएरोबिक डाइजेशन के लिए भेज देते हैं। वैसे तो देखो बेटा, जो एरोबिक ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद लगभग वो प्योर हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर उसको एक स्टेप पे और लेके जाना है तो हम उसे फिर जो स्लज बचता है, जो इफ्लुएंट है वो बाहर निकलता है, उसको तो छोड़ा जा सकता है। लेकिन जो स्लज बच जाता है उसका कई बार एनेरोबिक डाइजेशन भी करते हैं, जिससे कि उसमें से मीथेन, CO2, H2 ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। और जो बचा हुआ होता है मटेरियल उसे खाद के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता है। समझ गए? इसके बाद है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन के लिए मैंने आप लोगों को बताया ही था भाई, किस तरीके से जो है वो एक टैंक है, दोनों तरफ उसमें फैसिलिटीज है, एक तरफ इनलेट की फैसिलिटी है, दूसरी तरफ जो है आउटलेट की फैसिलिटी है। तो ये उसमें मेजर आप ये मान सकते हैं, इनलेट से क्या आप जो है वेस्ट मटेरियल प्लस पानी उसके अंदर डालते हो, जिससे कि उसके अंदर फिर क्या है, मिथेनोजेंस होते हैं, जिससे मीथेन बनती है और कुछ और गैसेस बनती है। वो गैसेस ऊपर डोम में ऊपर कलेक्ट होती रहती हैं, वहां से पाइप का कनेक्शन कर दिया जाता है आपके किचन के लिए या फिर लाइटिंग के लिए, या जहाँ भी एनर्जी की जरूरत होती है, फ्यूल की जरूरत होती है, वहां पे उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। इसके बाद देखते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ये बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बायो कंट्रोल किसे कहते हैं? फसलों के अंदर जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं, इनको अगर बायोलॉजिकली कंट्रोल किया जाए तो वो सारा का सारा बायो कंट्रोल के अंतर्गत आता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो सबसे पहला जो आपके लिए रेफरेंस आता है वो बीटी कॉटन का आता है। बीटी कॉटन में क्या है? बेसिलस थ्यूरिजेंसिस है, उसमें से क्राई प्रोटीन बनता है। क्राई प्रोटीन बनाने वाले जीन को कॉटन में डाल दिया गया, जिससे कॉटन खुद क्या बनाने लगा? क्राई प्रोटीन। तो क्राई प्रोटीन क्या करता है? ह्यूमन बीइंग के लिए नुकसानदेह नहीं होता है, वो केवल आर्थ्रोपोड्स के लिए होता है। तो इसलिए अभी तक ऐसा कोई रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी भाई सभी लोग अगर बीटी कॉटन ही बोने लग जाएंगे तो फिर तो ये तो जीवों की तो प्रजातियां खत्म हो जाएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने तय कर रखा है कि कुछ परसेंटेज के अंदर बीटी कॉटन बोया जा सकता है और कुछ के अंदर जो है सामान्य कॉटन बोना होता है खेत में। ठीक है।
इसके बाद फंगल बायो कंट्रोल जो है वो ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा क्या करता है, जैसे जो निमेटोड वगैरह पौधों की जड़ों को खराब कर देते हैं, उनको उनके लिए ट्रैप का काम करता है, उन्हें मार देता है ट्राइकोडर्मा। ठीक है। इसके अलावा प्रिडेटरी इंसेक्ट्स हैं, जैसे लेडी बर्ड है या ड्रैगन फ्लाइज है, ये सब क्या करते हैं, मॉस्किटो या एफिड को, ये इनके भोजन होते हैं मॉस्किटो, तो ये इनको खाते रहते हैं, जिससे कि वैसे भी कंट्रोल हो जाता है। एडवांटेजेस क्या है इसके, नो केमिकल रेजिड्यूज, नो बायोमैग्निफिकेशन, नो रेजिस्टेंस डेवलप, टारगेट स्पेसिफिक और इको फ्रेंडली होते हैं। एक और चीज इसमें जो छूटी हुई है मैं आपको बता देता हूँ, न्यूक्लियो हाइड्रोपोलीवायरसेस, पॉलीहाइड्रोवायरसेस, ये कुछ वायरसेस होते हैं जो कि छोटे इंसेक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन वायरसेस का कल्चर लेकर के छोटी कागजनुमा स्ट्रिप होती है, वो तय होता है कि इतने स्क्वायर फीट में 2 स्ट्रिप लगानी है या 4 लगानी है, वो हम पत्ती के ऊपर वहां पर ऑलपिन से लगा देते हैं या क्लिप से लगा देते हैं। तो वो वायरस वहां इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं, तो वहां पर जितने ये आर्थ्रोपोड होते हैं ना, कीट वगैरह, उनको वो इन्फेक्ट कर देते हैं, उन कीटों की स्वतः ही मृत्यु हो जाती है बिना केमिकल का इस्तेमाल किए। ठीक है। अब माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, मतलब फर्टिलाइजर के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है, आप जानते हो राइजोबियम के बारे में, तो आप जानते हो ना। राइजोबियम जैसे पौधों की जड़ों में होता है, और वहां पर वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। वो क्या करता है, इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में प्लांट को देता है, और वहां से वो खुद भोजन लेता है। तो ये तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स जैसे एजोटोबैक्टर या एजोस्पाइरिलम है, ये क्या करते हैं, भूमि के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करके सीधा ही सोइल के अंदर मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। और जो माइकोराइजा है, माइकोराइजा क्या है, जब रूट के साथ अगर फंगस की एसोसिएशन हो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो, तो उसे माइकोराइजा बोलते हैं। तो माइकोराइजा क्या करता है, उसका एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देता है, जिससे कि उसके लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना बहुत आसान हो जाता है। ये कुछ एक आपके लिए जो नाम याद रखने वाले हैं, वो कुछ नाम है, वो भी आप गौर कर सकते हैं। कर्ड में लैक्टोबैसिलस है, ब्रेड बियर वाइन, इसमें यीस्ट सैकेरोमाइसिस सिरिवेसी का इस्तेमाल होता है। स्विस चीज के लिए प्रोपिनियो बैक्टीरियम इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलियम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस है। सिट्रिक एसिड के लिए एस्परजिलस नाइगर है, और एसिटिक एसिड के लिए एसिटोबैक्टर एसिडाई है। बायोगैस में मेथिनोबैक्टीरियम और बीटीटॉक्सिन में बेसिलस थ्यूरिजेंसिस है। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर राइजोबियम है, ये तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। इसके अलावा एजिटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया, ये फ्री लिविंग। माइकोराइजा है, उसका एग्जांपल है ग्लोमस फंगस जो है। अब आपका जो होमवर्क है, होमवर्क में देखिए, जो माइक्रोब्स हैं इनकी लिस्ट बनानी है, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आते हैं, मतलब लिस्ट में माइक्रोब का नाम और किस काम आता है। ठीक है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, इंडस्ट्रीज में, बेवरेजेस के अंदर, मेडिसिन के अंदर। ठीक है। और फिर एक डिस्कस दी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है। फिर लास्ट जो है वो डिस्कस दी बायोगैस प्लांट एंड इट्स वर्किंग, और इसका कैसे ये वर्क करता है, ये आपको डिस्कस कर लेना है।